चैप्टर 28 ढोल की ध्वनि। अगले दिन डिक आटू की छाया में बैठा था। उसके पास मछली पकड़ने के कांटों का डिब्बा था और वह उनमें से एक पर रस्सी बांध रहा था। डिब्बे में शुरू में 2 दर्जन कांटे थे, बड़े और छोटे। अब केवल 6 बचे थे, 4 छोटे और 2 बड़े। वो एक बड़ा कांटा रस्सी पर लगा रहा था क्योंकि उसका इरादा कल के लिए लाने के लिए पुरानी जगह पर जाने का था और रास्ते में लेगून के गहरे हिस्सों में मछली पकड़ने की कोशिश करने का था। दोपहर हो चुकी थी और दिन की गर्मी खत्म हो चुकी थी। एमिलिन उसके सामने घास पर बैठी हुई रस्सी का सिरा पकड़े हुए थी, जबकि वह उसमें से गांठें निकाल रहा था। तभी अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया। हवा का एक झोंका भी नहीं था। दूर दूर तक फैली लहरों की खामोशी नीले मौसम में से आ रही थी। सिर्फ यही एक आवाज सुनाई दे रही थी, सिवाय कभी कभी आटू की शाखाओं पर बैठे पक्षी की हरकत और फड़फड़ाहट के। अचानक एक और आवाज लहरों की आवाज के साथ मिल गई, एक हल्की धड़कती हुई आवाज, जैसे दूर से ढोल बज रहा हो। सुनो, एमिलिन ने कहा। डिक ने अपने काम में एक पल के लिए विराम लिया। द्वीप की सभी आवाजें जानी पहचानी थीं। ये कुछ बहुत ही अजीब बात थी। मंद और दूर, कभी तेज कभी धीमी, कहाँ से आ रही है, कौन बता सकता है। कभी कभी ऐसा लगता था कि यह समुद्र से आ रही है, कभी कभी, अगर श्रोता की कल्पना उस ओर मुड़ जाती है, तो जंगल से। जैसे ही वे सुन रहे थे, ऊपर से एक आवाज़, शाम की हवा उठ गई थी और आटू के पेड़ की पत्तियों में हिल रही थी। जैसे आप स्लेट से एक तस्वीर मिटा सकते हैं, हवा ने ध्वनि को भगा दिया। डिक अपने काम में लगा रहा। अगली सुबह वह नाव पर सवार हो गया। उसने अपने साथ हुक और डोरी ली और चारे के लिए कुछ कच्ची मछलियां भी। एमिलिन ने उसे नाव को आगे बढ़ाने में मदद की और किनारे पर खड़ी होकर हाथ हिलाते हुए उसने जंगली नारियल से ढके छोटे से केप को घेर लिया। डिक के ये अभियान उसके दुखों में से एक थे। अकेले रहना डरावना था, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो एक स्वर्ग में रह रही थी, लेकिन कुछ उसे बता रहा था कि उस सारे सूरज के पीछे, नीले समुद्र और आकाश की सारी भव्यता के पीछे, फूलों और पत्तियों के पीछे, प्रकृति में खुशी के उस दिखावटी और दिखावटी दिखावे के पीछे, एक भ्रूभंग और दुर्भाग्य का अजगर छिपा हुआ है। डिक ने करीब 1 मील तक नाव चलाई, फिर उसने अपनी स्कल्स को नाव में डाल दिया और नाव को तैरने दिया। यहाँ पानी बहुत गहरा था, इतना गहरा कि इसके साफ होने के बावजूद नीचे का हिस्सा अदृश्य था। चट्टान के ऊपर से सूरज की रोशनी तिरछी होकर उसमें से होकर गुजर रही थी, जिससे उसमें चमक भर गई। मछुआरे ने एक स्कारस के पेट से एक टुकड़ा लेकर अपने हुक में चारा डाला और उसे नीचे की ओर उतारा। फिर उसने लाइन को एक छेद वाले पिन से बांधा और नाव के नीचे बैठकर अपना सिर किनारे की ओर झुका लिया और पानी में गहराई से देखने लगा। कभी कभी देखने के लिए कुछ भी नहीं होता था, सिवाय पानी के गहरे नीले रंग के। फिर चमकीले तीरों की एक उड़ान दृष्टि की रेखा को पार कर जाती और गायब हो जाती, जिसका पीछा सोने की एक चलती हुई छड़ जैसी आकृति करती। फिर एक बड़ी मछली खुद को मूर्त रूप देती और नाव की छाया में पत्थर की तरह स्थिर लटकती, सिवाय उसके गलफड़ों की हरकत के। अगले ही पल पूंछ के मुड़ने के साथ वह गायब हो जाती। अचानक नाव किनारे पर आ गई और पलट भी सकती थी, लेकिन डिक उस तरफ बैठा था जिस तरफ से रस्सी लटकी हुई थी। फिर नाव सीधी हो गई, रस्सी ढीली हो गई और कुछ ही दूरी पर लेगून की सतह उबलने लगी, मानो नीचे से किसी बड़ी चांदी की छड़ी से उसे हिलाया जा रहा हो। उसने एक एल्बिकोर को हुक किया था। उसने मछली पकड़ने की रस्सी के सिरे को एक खोपड़ी से बांधा, थोल पिन से रस्सी को खोला और खोपड़ी को पानी में फेंक दिया। उसने ये सब आश्चर्यजनक तेजी से किया, जबकि लाइन अभी भी ढीली थी। अगले ही पल खोपड़ी लेगून की सतह पर तेजी से दौड़ रही थी, कभी चट्टान की ओर, कभी किनारे की ओर, कभी सपाट, कभी खत्म। कभी वह पूरी तरह से सतह के नीचे झटके से चली जाती, एक पल के लिए गायब हो जाती और फिर से प्रकट हो जाती। ये देखना सबसे आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि खोपड़ी जीवित लग रही थी, बुरी तरह से जीवित और किसी विनाशकारी उद्देश्य से भरी हुई, जैसा कि वास्तव में वह थी। सबसे जहरीली जीवित चीज और सबसे बुद्धिमान भी बड़ी मछली से बेहतर तरीके से नहीं लड़ सकता।
था। एल्बिकोर लेगून में तेजी से भागता, उम्मीद करता कि शायद खुले समुद्र में उसे अपने दुश्मन से मुक्ति मिल जाए। फिर खोपड़ी के खींचाव से आधा डूब जाने पर वह रुक जाता, उलझन में इधर उधर भागता और फिर लेगून में उतनी ही तेजी से भागता ताकि उसे भी उसी तरह रोका जा सके। सबसे गहरी गहराई की तलाश में वो खोपड़ी को कुछ कदम तक डुबो देता और एक बार वह हवा की तलाश में चांदी के अर्धचंद्र की तरह सूरज की रोशनी में छलांग लगाता, जबकि उसके गिरते समय की छपाक लेगून के किनारे लगे पेड़ों के बीच गूंजती। 1 घंटा बीतने से पहले बड़ी मछली ने कमजोर होने के संकेत दिखाए। संघर्ष तट के इतने करीब तक हुआ था, लेकिन अब खोपड़ी सूरज की रोशनी से जगमगाते पानी की चौड़ी चादर में तैर गई और धीरे धीरे बड़े बड़े घेरे बनाने लगी, जो शांत नीले रंग में चमकती हुई लहरों में बदल गए। ये देखने में एक उदास दृश्य था, क्योंकि बड़ी मछली ने अच्छी लड़ाई लड़ी थी और कोई भी उसे कल्पना की आंखों से देख सकता था, पीटा हुआ, आधा डूबा हुआ, हतप्रभ और एक चक्र में हतप्रभ चीजों की तरह घूम रहा था। डिक ने नाव के पिछले हिस्से में बची हुई पतवार को चलाते हुए नाव को आगे बढ़ाया और तैरती हुई खोपड़ी को पकड़कर नाव पर ले आया। वह अपने पैरों से पकड़ी गई मछली को नाव की ओर खींचता रहा, जब तक कि उस चीज की लंबी चमकती हुई रेखा धुंधली सी दिखाई देने लगी। लेगून के पानी में कई मील दूर तक तैरती हुई मछलियों ने इस लड़ाई की आवाज सुनी थी। उस जगह के मालिक को इसकी आवाज मिल गई थी। एक काले पंख ने पानी को हिला दिया और जैसे ही डिक ने अपनी लाइन खींची, अपने शिकार को करीब खींचा, एक भयानक ग्रे छाया ने गहराई को रंग दिया और एल्बिकोर की चमकदार धारियां गायब हो गईं, जैसे कि बादल में डूब गई हों। लाइन ढीली हो गई और डिक ने एल्बिकोर के सिर को खींच लिया। ये शरीर से इस तरह अलग हो गया था जैसे कि एक बड़ी कैंची से। ग्रे छाया नाव से फिसल गई और डिक गुस्से से पागल होकर चिल्लाया और उस पर अपनी मुट्ठी हिलाई। फिर एल्बिकोर के सिर को पकड़ लिया जिससे उसने होक लिया था। उसने उसे पानी में राक्षस पर फेंक दिया। विशाल शार्क ने अपनी पूंछ हिलाकर पानी को घुमाया और नाव को हिलाया, अपनी पीठ पर पलटा और नाव के सिर को अपने में समा लिया। फिर वह धीरे धीरे डूब गया और गायब हो गया, जैसे कि वह विलीन हो गया हो। वो इस पहली मुठभेड़ में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जैसा कि यह था।